गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th। आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द जीवन की मूलभूत इकाई। क्या होती है जीवन की मूलभूत मौलिक इकाई? तो नया पाठ है हमारे जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है? देखिए बच्चों, हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका को ही हम जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। जीवन की मौलिक है जो हमारे चारों तरफ जो आप सभी जीव जंतु देखते हो, तो ये सब किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं, जिसको हम सेल बोलते हैं। कोशिका का मतलब होता है कोशिका का मतलब होता है एक कमरा या फिर एक कोश। कोशिका का मतलब एक कोश। कोश मीन्स होता है एक कमरा। सेल का मतलब भी कमरा ही होता है, एक छोटा सा कमरा। तो इसकी जो सभी जीव जंतु होते हैं वो एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब कोशिका के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होती है, कितनी चीजों से मिलकर बनी होती है। तो कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है। कोशिका सभी जीव जंतु जो होते हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो कोशिकाओं से बने होते हैं, क्योंकि जीवन जो है वो कोशिकाओं से ही है। और 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले से देखा, अपने ही बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी द्वारा। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप आपकी बुक में बेटा माइक्रोस्कोप का चित्र बना हुआ है, इसको आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे माइक्रोस्कोप को। तो उन्होंने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप द्वारा इसको देखा सबसे पहले कि इसका वो कैसा दिखता है। तो उन्होंने देखा, ये देखिए आपको मैंने बना के दिखा रखा है, उतना अच्छा तो नहीं बना है, लेकिन आप इसको आपने कहीं छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। तो ये सूक्ष्मदर्शी पादप कोशिका का मैंने आपको दिखा रखा है। तो इन्होंने किसमें देखा? इन्होंने कॉर्क नामक कॉर्क होता है जो पेड़ की छाल से बना होता है। जो पेड़ की छाल से बना होता है कॉर्क होता है एक, इसको इन्होंने अपने ही बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी में देखा। तो उसमें उन्होंने देखा ऐसा उन्होंने सूक्ष्मदर्शी देखा, तो ऐसा देखा, ऐसा चित्र उनको दिखा। ये देखिए छोटे छोटे कमरे जैसे हैं, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा बच्चों, आपने सबने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते में जो छोटे छोटे कमरे होते हैं, सेल जैसे होते हैं, वैसे ही हमारी उन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक जीव बनता है। ठीक है, तो वो देखिए, ये देखिए छोटे छोटे कोशिका कक्ष आप देख रहे हैं। अभी इसमें आप बिंदु जैसे आकार देख रहे हैं, बिंदु जैसे हर एक कोशिका है, हर एक कोशिका में एक छोटे छोटे बिंदु जैसे आकार देखिए, कॉर्क से लिया गया है। पेड़ की कॉर्क जो होता है पेड़ की छाल से बनता है, और कॉर्क का सूक्ष्मदर्शी में रॉबर्ट हुक ने देखा सन 1665 में। तो ये उन्होंने देखा, इसमें छोटे छोटे जो आप बिंदु देख रहे हैं, इसको उन्होंने इसका नाम, इसको कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये हर एक कोशिका में होता है, चाहे किसी की भी कोशिका हो। और जो खाली जगह आप देख रहे हैं, ये जो खाली जगह इसमें एक द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है बच्चों, और जो ये लाइनें आप देख रहे हैं जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग कर रही है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये कोशिका द्रव होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये केंद्रक होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, अब कोशिका जो होती है ये अलग अलग आकार की होती है, अलग अलग आकृति की होती है, डिफरेंट शेप की होती है और साइज की होती है। ठीक है बच्चों, तो कोशिका जो होती है, ये एक कोशिका एक अपने आप में एक पूरा जीव होता है। जो एक कोशिका दो प्रकार के जीव जो होते हैं, एक कोशिकी होती है और दो कोशिका, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, जो यूनिसेलुलर जीव होते हैं, जो एक कोशिकी जीव होते हैं, वो उनमें एक ही कोशिका होती है और सारे काम ये एक ही कोशिका करती है। और ये इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको हमें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और इसका उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, ये इसके उदाहरण है एक कोशिकी जीव के। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकी। अब बहुकोशिकी जीव क्या होती है? जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो जीव बनता है, उसको बहुकोशिकी जीव बोलते हैं। जैसे पौधे, फंजाई और मानव या फिर कोई भी जीव जंतु, ये सब बहुकोशिकी जीव होते हैं। और जो एक कोशिकी जीव होते हैं, कहने को ये एक कोशिकी होते हैं, लेकिन इससे पूरा इनका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। और बहुकोशिकी जीव होते हैं, इनका जीवन चक्र लंबा होता है। और लेकिन जो सारे काम होते हैं ये एक ही कोशिका, इसका मतलब एक कोशिका, जो एक ही कोशिका होती है, उसमें इतनी क्षमता होती है कि पूरे जीवन इसमें समाहित होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है एक नई संतति पैदा करने का भी गुण होता है। जो एक कोशिका होती है, इसमें एक नई संतान उत्पन्न करने, नई संतति पैदा करने का भी गुण होता है। इसमें डीएनए, इसमें ये भी गुण होता है कि एक पुरानी कोशिका, हमेशा कोशिका जो होती है पुरानी कोशिका से एक नई कोशिका का निर्माण होता है, नई कोशिका को जन्म देती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कोशिका के प्रकार पढ़ लिए कि जीव कितने प्रकार की कोशिकाओं के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। और ऐसे ही अगर आप एक पत्ते को तोड़ेंगे, किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को देखेंगे, तो
पत्तियों के ऊपर की झिल्ली निकाल के आप वो जो आपने झिल्ली प्याज की, ये प्याज की झिल्ली में भी आपको ऐसे ही दिखेगा, और आप पत्ते के ऊपर की झिल्ली निकालेंगे और उसको आप सूक्ष्म दर्शी देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही चित्र दिखाई देगा। इसमें आपको एक केंद्रक दिखाई देगा, एक साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, और ये चारों तरफ की जो लाइनें हैं जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है, आपको प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद होता है कोशिका का आकार तथा आकृति। कोशिका का आकार जो होता है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे आप देखेंगे अमीबा, अमीबा में कोशिका का आकार जो होता है देखिए निरंतर बदलता रहता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें कोशिका का आकार निरंतर बदलता रहता है, जैसे अमीबा, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका का आकार निश्चित होता है, और जैसे तंत्रिका कोशिका होता है, हर जीव में उसका आकार वही रहेगा, तंत्रिका कोशिका ही रहेगा, वो वैसा ही आकार रहेगा। देखिए तंत्रिका कोशिका का आकार मैंने आपको बना के दिखाया, तंत्रिका, ये हर जीवों में तंत्रिका कोशिका जो होगी, नर्व सेल्स जो होंगे वो ऐसे दिखाई देंगे, इनका आकार निश्चित होता है। और ये आपको देख रही मानव शरीर की कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो एक निश्चित, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ही प्रकार का काम करती हैं, और वो क्या बनाती हैं, एक उत्तक का निर्माण करती हैं, और वो उत्तक क्या बनाते हैं, एक अंग का निर्माण करते हैं। देखिए हमारा शरीर कैसे बनता है, तो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, सेल में, इस सेल बोलते हैं कोशिका को। सेल्स मिलकर क्या, बहुत सारे सेल जब एक ही प्रकार का कार्य करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, मतलब उत्तक बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिला के क्या बनाते, मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जब वो बहुत सारी कोशिकाएं एक ही प्रकार का कार्य करेंगी तो वो क्या बना देते हैं, एक अंग बन जाता है, एक निश्चित अंग बन जाता है, किसी जीव का एक अंग बन जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है, फिर एक सिस्टम बनाता है, फिर वो एक सिस्टम बनाता है, तो मतलब एक ही प्रकार का कार्य कर रहा है, फिर वो एक सिस्टम को लागू करता है, इसको बोलते हैं तंत्र, तंत्र बोलते हैं अंग, इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद ये सारी सब चीजें मिलकर क्या बनता है, एक क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक जीव बनता है। जैसे मानव शरीर है वैसे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ये हमारी कोशिका, तो इसकी मौलिक इकाई कोशिका ही होती है, और कोशिका ही मिलकर इस सारे कार्य को अंजाम देती है। फिर उसके मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं। अब हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और विभिन्न आकार की होती है। ये हर जीव में इनका आकार यही रहता है। जैसे देखिए चिकनी पेशी कोशिकाएं हमारी पेशियों में होती है, ये हम इसका डिटेल हम अगले पाठों में पढ़ेंगे, और ये आपको इनका डायग्राम पीछे से पूरा डिटेल आप अगले पाठों में पढ़ेंगे। तो देखिए चिकनी पेशिका ये कैसी होती है, लंबी होती हैं और चिकनी होती हैं, और आगे पीछे से तिकोन इनमें नुकीली होती हैं, इनको बोलते हैं चिकनी पेशी कोशिकाएं। फिर देखिए रुधिर कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं अपने पिछले पार्ट में आपको बताया था रुधिर कितने प्रकार का होता है, रुधिर में कितने प्रकार के कण होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, और क्या बताया था, ये सब मैंने बताया था आपको। तो ये रुधिर कोशिकाएं होती है, और इसमें सब इसी में पाया जाता है। इसके अलग अलग आकार होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल के, रेड ब्लड सेल्स के, प्लाज्मा प्लेटलेट्स के, ठीक है, और प्लाज्मा की। ठीक है, तो ये रुधिर कोशिका। अब तंत्रिका कोशिकाएं होती है, ये जो तंत्रिका हमारे शरीर में, पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का एक जार होता है, नर्व सेल्स का जार होता है। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं ऐसी होती हैं, ये इकाई है, कोशिकाओं की इकाई है, इनसे मिलकर बहुत सारी कोशिकाएं बनती है, ये सब मिलकर एक काम को करते हैं। ये तंत्रिका कोशिका देखो ऐसी होती है। ये हमारी अस्थि कोशिकाएं होती है, जिससे मिलकर हमारा अस्थियों का, हमारे शरीर में कंकाल तंत्र बनता है, ये होती है अस्थि कोशिकाएं। ठीक है, ये होता है वसा कोशिका, जो हमारे शरीर में फैट्स होता है, ये उसकी कोशिका है। ये होता है हमारे अंडाणु, जो स्त्री जनन अंग होते हैं हमारे, इसमें जो अंडाणु होते हैं उसके जो कोशिका होती है वो ऐसी होती है। शुक्राणु होता है, जो पुरुष जनन अंग होते हैं, पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो ऐसा आकार का होता है। तो ये अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग आकार है। आगे देखिए बच्चों, कोशिका में आगे आपको उसका कार्य बताती हूँ, कार्य के हिसाब से हम इसको कैसे बांटते हैं। कार्य के हिसाब से कोशिका को जो होता है, श्रम विभाजन होता है उसमें। ठीक है बेटा, उसमें श्रम विभाजन होता है, मतलब जैसे हम इसको मानव शरीर से लिखते हैं कि हम प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य होता है, चाहे वो आंतरिक अंग देखिए, चाहे बाहर के अंग देखिए। हमारी आंख देखने का काम करती है, हमारे हाथ सामान उठाने का काम करते हैं, हमारे पैर, वैसे आंतरिक अंग होते हैं। हमारा आमाशय होता है, पाचन का काम करता है, हृदय होता है, रुधिर को पंप करने का काम करता है। ऐसे ही कोशिकाएं जो होती हैं, ये छोटी छोटी जो होती हैं, ये बहुत एक साथ मिलके एक निश्चित कार्य को करती हैं, एक निश्चित कार्य को अंजाम देती हैं। तो इसलिए इनको कार्य के हिसाब से ये बटी होती हैं। तो कोशिका का जो संगठन होता है, तो बटी होती है, और संगठन, हर कोशिका का संगठन एक ही होता है, चाहे वो कोई भी कोशिका हो, चाहे पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, उसका संगठन एक ही प्रकार का होता है, उसकी संरचना एक ही प्रकार की होती है, जो मेन संरचना होती है। ठीक है, और जो
कोशिका में जो बहुत सारे अंग होते हैं जो इन कार्य को करते हैं, जो श्रम विभाजन होता है वो उनको बोलते हैं कोशिकांग, ऑर्गेनेल्स। कोशिका के जो अंग होते हैं उनको कोशिकांग बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कोशिका का संगठन। कोशिका की संरचना किस प्रकार होती है, अभी मैंने आपको बताया था। जो कोशिका होती है, देखिए ये कोशिका है, ये कोशिका के अंदर जो एक बिंदु होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ये होता है केंद्रक। और जो ये अंदर जो ये खाली जगह है इसमें द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं। और जो ये अंदर जो ये जो होती है प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये जो बाहर की जो होती है प्लाज्मा झिल्ली होती है। इसके बाहर से पादप कोशिकाओं में एक और झिल्ली होती है पतली सी, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, ये पादप कोशिकाओं में ही होती है केवल, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। ठीक है, ये जो पादप झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, ये जो कोशिका बाहर की जो झिल्ली होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। और ये प्लाज्मा झिल्ली, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, ये एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। ये कोशिका को प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका अलग करती है। यह जंतु तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी और पौधों दोनों में पाई जाती है। पादप मीन्स पौधे। ठीक है बच्चों, तो जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। और ये प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। और ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन तथा। और ये किस क्या होता है, यह वर्णात्मक, इसको हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। इसका वर्णात्मक तथा ये बहुत ही लचीली होती है तथा कुछ ही पदार्थों को अंदर बाहर आने देती है। इनके अंदर बाहर जैसे कुछ ही पदार्थों को, सभी पदार्थ इससे गुजरकर अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं, कुछ ही पदार्थों को, ये सिलेक्टेड पदार्थों को अंदर बाहर आने देती है। ये कुछ ही पदार्थ ये होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आती है अंदर बाहर। तो ये इनको अंदर बाहर आने के भी दो स्टेप्स हैं। एक होता है विसरण, एक होता है परासरण। विसरण क्या होता है, जिसमें केवल ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के अनुसार ही इनको अंदर बाहर आने दिया जाता है। जैसे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक है और बाहर कम है तो वो बाहर, उसी हिसाब से वो बाहर को आएगी। और बाहर कम है, बाहर ज्यादा है, अंदर कम है तो वो अंदर को आएगी। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन को अंदर बाहर आने के लिए, तो इसको बोलते हैं विसरण, जिसमें गैसों का विनिमय होता है। इस पारगम्य झिल्ली के द्वारा गैसें अंदर बाहर आ सकती हैं। ये किसके द्वारा होती है, विसरण के द्वारा होती है। ठीक है बेटा, कोशिका में जो गैसें अंदर बाहर आती हैं ये विसरण के द्वारा ही होती है। ये शब्द आप पहले भी सुन चुके हो। दूसरा होता है परासरण। परासरण भी विसरण का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जल जो होता है ये अंदर बाहर आ सकता है परासरण के द्वारा, इसमें द्रव पदार्थी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अंदर बाहर आ जा सकता है। इसको बोलते हैं परासरण। और परासरण जो होता है सांद्रता के हिसाब से ही, इसमें तीन प्रकार का होता है परासरण। एक होता है अति परासरण, समपरासरण, दूसरा होता है अल्प परासरण। कोशिका में 3 प्रकार का होता है ये, अति परासरण, समपरासरण और अल्प परासरण। अब अति परासरण में आपको छोटे से जल्दी बता रहे हैं, छोटे से एग्जांपल के द्वारा। अति परासरण देखिए, एक बीकर में आपने पानी रखा हुआ है और एक कोशिका रखी हुई है, और कोशिका में देखिए आप डॉट्स देख रहे हैं। डॉट्स आपको सांद्रता का निशान दिखा रहा है कि सांद्रता माने जो घना पानी की घना है। ठीक है, तो जब जैसे ही अति परासरण कैसे होता है, जब कोशिका के अंदर जल की मात्रा ज्यादा होती है, सांद्रता ज्यादा होती है और बाहर कम होती है, तब जल क्या होगा, अंदर से बाहर को आएगा। जल क्या होगा, अंदर से बाहर को आएगा। तो इस प्रक्रिया, और जब जल अंदर से बाहर को आएगा तो ये क्या होगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी, सारा जल बाहर आ जाएगा, ये कोशिका सिकुड़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं अति परासरण। जैसे इसको एग्जांपल से मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे फुली हुई किशमिश है, फुली हुई किशमिश में अगर तुम उसको नमक या चीनी के घोल में डालोगे तो क्या होगा, वो किशमिश का पानी सारा बाहर आ जाएगा और वो सिकुड़ जाएगी। और या फिर अंडे को भी कर सकते हो। अंडे में अगर तुम अंडे का बाहर का कवच हटा के अंडे को तुमने क्या नमक के घोल में रखोगे तो वो सिकुड़ जाएगा अंडा, उसका पानी सारा बाहर है। ये होता है अति परासरण। दूसरा होता है समपरासरण, जिसमें अंदर और बाहर दोनों समान रहती है सांद्रता, ना अंदर ज्यादा होगा ना बाहर ज्यादा होगा, दोनों में समान रहती है। तो इसमें कोशिका का आकार नहीं बदलेगा, कोशिका समान रहेगी, ना पानी ज्यादा अंदर जाएगा ना अंदर बाहर आएगा। तो ये कोशिका जो होगा, इसका
जो आकार होगा समान रहेगा ना, फूलेंगी ना। और दूसरा होता है अल्प परासरण। अल्प परासरण में क्या होता है, बाहर सांद्रता ज्यादा होती है। ये देखिए डॉट डॉट दिखा रखे हैं आपको मैंने, तो बाहर जो होती है सांद्रता ज्यादा है, ये बाहर सांद्रता ज्यादा है और अंदर कम है। तो ये क्या होगा, ये जो पानी है ये अंदर चले जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको साधा, पानी जो है अंदर चले जाएगा और कोशिका फूल जाएगी, और ये कभी कभी इतनी फूल जाती है कोशिका फट जाती है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं अल्प परासरण। ये परासरण के ही 3 प्रकार की परासरण हो सकता है। इसको हम उदाहरण द्वारा भी बता दिया मैंने आपको, किशमिश और उसमें आप इसको कर सकते हो, और इसको आप प्रैक्टिकल घर में भी कर सकते हो कि कब अति परासरण हो रहा है, कब सब परासरण हो रहा है, कब अल्प परासरण हो रहा है। इसको किशमिश और अंडे से आप घर में भी इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो फिर अगला है बच्चों कोशिका भित्ति। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आपको बता दिया। अगला ये देखिए कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं सेल वॉल भी बोलते हैं इसको। ये केवल पौधों में होती है, पादप कोशिका में होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से एक और झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से होती है, ये केवल पादप कोशिकाओं में होती है बच्चों। और ये क्या करती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है, उसकी बनी होती है। इसी से पौधों को ये क्या मिलता है, मजबूती प्रदान करता है और दृढ़ता प्रदान करता है। और इसीलिए ये मौसम के, ये हमारे क्लाइमेट होते हैं, इसके जो कठोर थपेड़े होते हैं जैसे तूफान, वर्षा, ओले, इससे पौधों की रक्षा करती है। ठीक है बच्चों, और जो हमारी जलवायु के गर्मी सर्दी, ये जो हमारे कठोर मोदे से इससे ये जो भित्ति होती है ये पौधों की रक्षा करती है। और ये कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं। ये जंतु कोशिकाओं में ये भित्ति नहीं पाई जाती है। जब आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करेंगे तो ये सबसे बड़ा अंतर है कि पादप कोशिका में जो होती है कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो अगला हम पढ़ेंगे केंद्रक। ये देखिए बीच में आपको दिखाया था मैंने केंद्रक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो होता है केंद्रक होता है। केंद्रक के बाहर से भी एक और झिल्ली होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं। इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे छन्नी होती है ना वैसे छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं। ये इसको हम जो केंद्रक होता है, केंद्रक बीज कोशिका, हर कोशिका में होता है, चाहे कोई भी कोशिका हो उसमें केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक में बाहर से एक और झिल्ली होती है, ये झिल्ली दोहरी होती है, उसमें छोटे छिद्र होते हैं। ये क्या करती है, ये जो कोशिका द्रव होता है, ये पानी जो इसके अंदर भरा होता है, द्रव जो भरा होता है, इसको कोशिका के अंदर जो इसको खाने के लिए इसको अंदर बाहर आने जाने देती है। ये कोशिका जो झिल्ली होती है, ये इसको जो पदार्थ, कोशिका द्रव का जो पदार्थ होता है, ये छिद्रों के द्वारा अंदर बाहर आने जाने देती है। ठीक है बच्चों, और ये होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इसको हेडक्वार्टर भी बोलते हैं, कोशिका का हेडक्वार्टर या मस्तिष्क, ब्रेन। ठीक है, ये जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, सारे शरीर को हमारा ब्रेन नियंत्रण करता है ना, इसीलिए कोशिका को भी कौन नियंत्रण करता है, इसका न्यूक्लियस, केंद्रक नियंत्रण करता है। ठीक है बच्चों, सारी जो कोशिका के अंग होते हैं उनके कार्य करने से सब ब्रेन के द्वारा संचालित होते हैं। तो यह कोशिका पर नियंत्रण का कार्य करती है। जैसे अब तो इसके आगे आप पढ़ोगे, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, और प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, इसमें कोशिका अंग भी स्पष्ट नहीं होते हैं। जो कोशिका होती है अच्छे से डेवलप नहीं होती है। ठीक है, कोशिकाएं अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं, इनको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें कोशिकांग भी स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, कोई केंद्रक भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, एक हल्की सी झिल्ली दिखाई देती है, बस हो गया। इसमें हम अच्छे से पहचान नहीं, इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये बैक्टीरिया में होती हैं, और बाकी जो जब आगे जाके डेवलप हो जाती हैं कोशिकाएं तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें स्पष्ट कोशिका केंद्रक होता है, स्पष्ट अंगक होते हैं, कोशिका के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, और ये केंद्रक होता है, ये चारों ओर से जो दोहरी परत होती है, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन होता है इसमें। ठीक है, अब केंद्रक पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें जो हमारे जो इसमें अनुवांशिक गुण होते हैं बच्चों, पता है आपको, जैसे माता पिता के सारे गुण बच्चों में आ जाते हैं ना, तो ऐसे ये सारा काम कौन करता है, कोशिका में जो डीएनए होता है, डीएनए, आप इसको डीएनए का फुल फॉर्म पता है बच्चों आपको क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसमें ये डीएनए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने कितने सारे, आप आजकल फिल्म देखते हो, कितने सारे टीवी सीरियल्स देखते हो, आप कैसे मोशन को पकड़ लेते हैं, डीएनए के द्वारा ही पकड़ लेते हैं ना, ये तो सबको पता होगा। तो डीएनए इसलिए अच्छे से याद कर लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में, छोटे बड़े एग्जाम सब में पूछा जाता है। तो केंद्रक में ही ये क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में जो डीएनए होते हैं ये माता पिता के गुणों को
धारण किए होते हैं, ठीक है। और ये डीएनए इसमें इसमें फिर क्रोमेटिड्स भी होते हैं, जो जिसकी धागे जैसी आकृतियां होती है, जो क्रोमेटिड्स होते हैं बाद में यही क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और केंद्रक के विकास के अनुसार ही कोशिका दो भागों में विभाजित होती है, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये भी इसलिए डिफरेंस भी आप इसको करेंगे कॉपी में, अपनी नोटबुक में आपको होमवर्क दूंगी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें अच्छे से कोशिका का विकास नहीं होता है, केंद्रक भी स्पष्ट नहीं होता है और उसके अंगक भी स्पष्ट नहीं होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। जो ठीक है बच्चों, वो पे आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसका जो काम है आप फटाफट करके दिखाइएगा, और जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों।